हो सकता है हमारी जानें भी चली जाती हैं। अपोजिशन ये है कि तमाम दुनिया और मुजरिमी से गलत फहमी में मुब्तला हैं कि फार्मूला हमारे हाथों से जा चुका है, अब हम बड़े इत्मीनान से हथियार तैयार कर लेंगे। डॉक्टर आसिफ ने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, फिर हमें फ़ौरन अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। डॉक्टर रहमान ने डॉक्टर आसिफ से इत्तेफाक करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर, हम सुबह ही सफ़ीर से इस मसले पर बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ ने जवाब दिया, मगर वो फार्मूला कहाँ है, मुझे दिखलाओ, मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। डॉक्टर रहमान ने कहा, वो मेरे कोट की खुफिया जेब में महफूज है। डॉक्टर आसिफ ने इत्मीनान से पुर लहजे में कहा, मुझे दिखलाओ। डॉक्टर रहमान ने इसरार किया, ओके। डॉक्टर आसिफ ने कहा, फिर कोट के बटन खोलने लगा। उस लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों चौंक पड़े। डॉक्टर आसिफ ने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम मौजूद था। सर, लंच लग चुका है, तशरीफ़ ले चलिए, मुलाजिम ने कहा, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। लंच के बाद वो सफ़ीर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। सफ़ीर को पुलिस की कारकर्दगी की ताज़ा रिपोर्टें मिल रही थीं, मगर अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके। अखबारी नुमाइंदे भी उन दोनों को घेरे हुए थे और वो बड़ी एहतियात से उनके सवालात के जवाब दे रहे थे। हत्ता कि रात हो गई। फिर डिनर के बाद वो दोनों हाबगाह में चले गए। फुर्सत मिलते ही डॉक्टर रहमानी ने एक बार फिर फार्मूला देखने पर इसरार किया और डॉक्टर आसिफ ने दरवाज़ा बंद करके जेब से कुछ कागजात निकाले और डॉक्टर रहमान के सामने डाल दिए। डॉक्टर रहमान ने बड़े इश्तियाक से वो कागजात उठाए और उन्हें देखने लगा, मगर दूसरे लम्हे उनके चेहरे पर मरवनी छा गई। ये तो जाली कागजात हैं। डॉक्टर रहमान ने फंसे फंसे लहजे में कहा और डॉक्टर आसिफ ये सुनकर उछल पड़ा। उसने तेज़ी से डॉक्टर रहमानी के हाथ से कागजात खींचे और फिर जैसे उसकी नज़र उन कागजात पर पड़ी, वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। ये तो वाकई जाली है, मगर मैंने तो जेब में असली रखे थे, ये तो मेरे अपने बनाए हुए हैं, ये तो मैंने बैग में रखे थे। डॉक्टर आसिफ के लहजे में इंतहा दर्जे की मायूसी के साथ साथ ताज्जुब भी शामिल था। कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई, आपने जल्दी में असल की बजाय नकली कागजात जेब में रख लिए और असली दोबारा बैग में रख दिए हों, डॉक्टर रहमान ने कहा। और डॉक्टर आसिफ तेज़ी से अपने कोट की असल जेबों की तलाशी लेने लगे। फिर वो इस तरह मायूस होकर धम से सोफे पर गिर गए जैसे कोई जवारी अपनी आखिरी पूंजी भी लटा चुका हो, और डॉक्टर रहमान सर पकड़कर बैठ गए। और फिर सबसे पहले जफ़र को एहसास हुआ कि हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है। अरे, हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, उसे संभालो। जफ़र ने चीख कर खालिद को सूरत हाल से आगाह किया और खालिद ने चौंक कर स्टीयरिंग रॉड संभाल लिया। हेलीकॉप्टर उसकी कोशिशों के बावजूद नीचे गिर रहा था। उसने बड़ी नर्वस अंदाज में इधर उधर हाथ पैर मारे, मगर हेलीकॉप्टर बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था। शायद उसके इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई थी। जल्दी करो खालिद, वरना मर जाएंगे हम, जफ़र ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, मगर खालिद अपने हाथ पाँव भूल चुके थे। उसने झंझलाए हुए अंदाज में एक स्विच को दबाया। दूसरे लम्हे नीचे गिरता हुआ हेलीकॉप्टर एक झटके से सीधा हो गया। खालिद और जफ़र दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया। हेलीकॉप्टर अब ज़मीन से काफ़ी करीब होकर उड़ रहा था। दूसरे लम्हे खालिद चौंक पड़ा। उसने 2-3 हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होते देखे। हमें घेरा जा रहा है, हमें घेरा जा रहा है, खालिद ने कहा, और जफ़र के चेहरे पर भी मरवनी छा गई। खालिद ने एक लम्हे के लिए नीचे देखा। वो इस वक्त एक काफ़ी बड़ी झील के ऊपर से गुजर रहे थे। दूसरे लम्हे खालिद तेज़ी से अपनी सीट से उठा। उसने बड़ी फुर्ती से जफ़र का बाजू पकड़ा और एक झटके से हेलीकॉप्टर के खुले हिस्से की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर झटके खाने लगा। अरे अरे, मत कूदो, मर जाएंगे, जफ़र ने उसका इरादा भांपते हुए कहा, मगर खालिद ने उसे घसीट कर किनारे के करीब ले गया और दूसरे लम्हे उसने फुर्ती से जफ़र को धक्का दिया और खुद भी कूद पड़ा। जफ़र की चीख उसकी कानों में पड़ी, मगर चंद ही लम्हों बाद वो दोनों झील में जा गिरे। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता हुआ झील क्रॉस कर चुका था। काफ़ी गहराई तक जाने के बाद जब खालिद दोबारा पानी की सतह पर उभरा तो उसने दूर हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर गिरकर तबाह होते देखा। आने वाले हेलीकॉप्टर इस हेलीकॉप्टर के ऊपर परवास कर रहे थे। खालिद ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो करीब ही उसे जफ़र का हाथ पानी से बुलंद होता नजर आया। जफ़र शायद अच्छा तैराक नहीं था, या फिर अचानक गिरने से उसके हवास उसका साथ छोड़ चुके थे, इसलिए वो डूब रहा था। खालिद ने जल्दी से हाथ पैर मारे और चंद लम्हों बाद वो जफ़र के करीब पहुंच गया। फिर डूबते हुए जफ़र को उसने बाल पकड़ लिए। फिर पूरी कुव्वत से किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। जफ़र शायद बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी, और एक लिहाज से ये अच्छा भी हुआ, वरना जफ़र उसे अपनी जान बचाने के लिए लिपट पड़ता। इस तरह अपने साथ वो खालिद को भी ले डूबता। खालिद उसे तेज़ी से घसीटता हुआ किनारे पर ले आया। फिर खुद बाहर निकलकर उसे जफ़र को भी बाहर घसीट लिया। खालिद ने तेज़ी से जफ़र की हालत का जायज़ा लिया, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं जफ़र के पेट में पानी ना पड़ गया हो, मगर जफ़र सिर्फ बेहोश था, उसके अलावा और कोई बात नहीं थी। खालिद की चंद लम्हों की कोशिश से जफ़र होश में आ गया। जफ़र, होश में आओ, पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी, खालिद ने उसे तेज़ लहजे में कहा। पुलिस तो क्या जन्नत में भी पुलिस होती है? फिर तो मारे गए। अरे अहमक, हम अभी दुनिया में हैं और तुम जैसे गुनहगार जन्नत में नहीं जाते, दोज़ख का ईंधन बनते हैं, खालिद ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। और फिर जफ़र पूरी तरह होश में आ गया। जल्दी यहाँ से निकल चलो, पुलिस हमें तलाश करने ज़रूर आएगी, खालिद ने उसे कहा और फिर तेज़ कदम उठाता हुआ दाएं तरफ चल पड़ा। उसके कपड़े बुरी तरह भीगे थे और उसमें से अभी तक पानी टपक रहा था, इसलिए उन दोनों को चलने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। यार, पहले किसी धोबी की दुकान पर चलें, कपड़े खुश्क कराकर इस्त्री करा ले, तो फ्रीज का सत्यानाश हो चुका है।
जफ़र ने अपने कपड़ों पर नज़र डालते हुए बड़ी संजीदगी से कहा और खालिद का दिल चाहा जफ़र को उठाकर दोबारा झील में फेंक दे। यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और उसे क्रीज की फिक्र खाई जा रही है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें अपने चारों तरफ पुलिस की सीटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और उसके साथ ही खोज लगाने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी शामिल थीं। पुलिस उनकी तलाश शुरू कर चुकी थी और आवाज़ें लम्हा ब लम्हा करीब से करीब तर आती चली जा रही थी। भागो, खालिद ने दबे दबे लहजे में जफ़र से कहा। फिर अपनी बाएं तरफ मौजूद पहाड़ी की तरफ भागने लगा। जफ़र भी आफ्ताओं हेज़ा उसके पीछे भाग रहा था। जल्द ही वो पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। पहाड़ी पर घना जंगल फैला हुआ था। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों जंगल में गुम हो चुके थे। अरे रुको भी सही, तुम तो वर्ल्ड रेस चैंपियन बनने की कोशिश में हो, जफ़र ने हाँफते हुए लहजे में खालिद से कहा और खालिद तेज़ी से कार में घुसता चला गया। गार का मुंह घनी झाड़ियों से बंद था और खालिद ने बड़ी एहतियात से झाड़ियों को हटाया और फिर एक साइड से रेंग कर अंदर घुस गया। जफ़र ने भी उसकी पैरवी की और अंदर जाकर खालिद ने दोबारा झाड़ियों बराबर कर दिया। अब इंतहाई करीब आकर ही कोई शख्स इस गार का पता चला सकता था, वरना ताराना नज़र में गार के मुतालिक मालूम नहीं हो सकता था। गार काफ़ी कुशादा थी, उसके अंदर भी झाड़ियाँ उगी हुई थी और खालिद और जफ़र दोनों गार की दीवार से पुश लगाकर बैठ गए। यहाँ तो सांप वगैरह नहीं होंगे? जफ़र ने अचानक किसी सवाल के तहत खालिद से पूछा। क्यों नहीं होंगे? खालिद ने चौंक कर जवाब दिया। वो जफ़र के सवाल का मतलब नहीं समझ सका। ये तो विलायत है, यहाँ भला कहाँ सांप हुए? सांप तो हमारे मुल्क में होते हैं, जफ़र के इत्मीनान से जवाब दिया। यहाँ विलायती सांप होते हैं, खालिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे बाप रे, फिर तो वो विटामिन ए और डी से भरपूर होंगे जैसे विलायती घी होता है। जफ़र उछल पड़ा और खालिद ना चाहते हुए भी एक भरपूर कहकहा लगाने पर मजबूर हो गया और फिर उससे पहले कि वो कोई बात करता दोनों अपनी जगह से उछल पड़े, क्योंकि पुलिस की सीटियाँ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें जो दूर से आ रही थी अब उनके बिल्कुल करीब आने लगी थी। इसका मतलब है यार लोग पहुँच गए, खालिद ने बड़बड़ाते हुए कहा। यार लोग तो क्या ये कुत्ते तुम्हारे यार हैं? जफ़र ने बड़े ताजुब आमेज़ लहजे में सवाल किया, मगर खालिद उसे जवाब देने के बजाय झाड़ियों को ज़रा सा हटाकर बाहर देखने में मसरूफ़ हो गया। हमने अपना निशान तो खुद दे दिया है, हमारे कपड़ों से टपकता हुआ पानी उन्हें सीधा यहाँ ले आएगा। खालिद ने सामने पानी की एक पतली सी लकीर देखते हुए कहा। हाँ, उसके मुतालिक तो पहले मैं ही सोच रहा था, मगर फिर मैंने इसलिए सोचना छोड़ दिया कि ज़रूरी नहीं कि वो लोग उसे हमारे कपड़ों का पानी ही समझें, वो उसे परिंदों का पेशाब भी समझ सकते हैं। जफ़र ने बतलाया। तो क्या परिंदे कतार में पेशाब करते हैं? खालिद ने जवाब दिया। हो सकता है भाई वो सिनेमा का टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हों, जफ़र ने जवाब दिया। खामोश भी रहेगा या नहीं? खालिद उसकी बेतुकी बकवास से झंझला गया। हकीकत तलख होती है मेरे दोस्त, और हर फिलासफर को उसके ज़माने में यूं ही झुटलाया जाता है, जफ़र ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। खालिद ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें बाहर लगी हुई थी। अब सिपाहियों की आवाज़ें उनके ऐन सर पर महसूस होने लगी और खालिद अंदर की तरफ सिमट गया। अब जफ़र के चेहरे पर भी खौफ के आसार थे। दूसरे लम्हे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ों से एक तूफान बर्पा हो गया। कुत्ते अब गार के बाहर खड़े मुसलसल भौंक रहे थे। मुजरिम यही कहीं छुपे हुए हैं, उनके साथी सिपाहियों ने एक दूसरे से कहा। हाँ, पानी की यही लकीर तो यही बतलाती है कि मुजरिम उधर ही गए हैं, मगर जहाँ से वो लकीर गायब है शायद पानी ही खुश्क हो गया हो। एक सिपाही ने जवाब दिया। तुम दाएं तरफ जाओ और तुम बाएं तरफ उनको तलाश करो, मुजरिम हर कीमत पर मिलने चाहिए, एक अफसर ने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया। फिर बाकी सिपाही कुत्तों को घसीटते हुए इधर उधर बिखर गए। अब वहाँ आली अफसर खड़ा रह गया जो बागौर इधर उधर देख रहा था। वो झाड़ियों को बागौर देख रहा था। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में चमक सी लहरा गई। शायद उसने उन दोनों का सुराग लगा लिया था। ऑफिसर ने बड़ी फुर्ती से होल्स्टर से रिवाल्वर निकाला और फिर बड़ी एहतियात से झाड़ियाँ हटाकर अंदर झांकने लगा। खालिद और जफ़र दोनों गार की दीवार से लगे खामोश होकर बैठे थे। उन दोनों ने अपनी सांसें भी रोक ली। खालिद तो खैर खुद ही सांस रोके खड़ा था, मगर जफ़र की तो खौफ के मारे सांस रुक गई थी। फिर जैसे ही ऑफिसर ने उन्हें देखने के लिए आगे कदम बढ़ाया, खालिद ने बर किसी तेज़ी से अपनी जगह से हरकत की और दूसरे लम्हे वो ऑफिसर एक झटके से गार के अंदर आ गिरा। खालिद ने अचानक उसके बाजू से पकड़कर उसे अंदर घसीट लिया। अफसर मुंह के बल गार के फर्श पर गिरा और फिर उससे पहले कि वो कोई हरकत करता या उसके मुंह से चीख निकलती, खालिद उस पर सवार हो गया। मगर वो अफसर भी हादसा जानदार वाक़या हुआ। दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से अपनी जगह से तड़पा और खालिद उसके ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। मगर जफ़र ने यहाँ काम दिखाया, क्योंकि उसने करीब पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर बिजली की सी तेज़ी से उठाकर पूरी कुव्वत से अफसर के सर पर मारा और अफसर ऊह की आवाज़ निकालता हुआ दोबारा फर्श पर ढेर हो गया। खालिद ने भी तेज़ी से उठकर उसे दोबारा दबोच लिया। खालिद ने उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। चंद ही लम्हों बाद वो ऑफिसर बेहिस्सो हरकत हो गया। अरे कहीं मर तो नहीं गया? जफ़र ने डरते डरते खालिद से पूछा। ऐसे मरना ही चाहिए वरना हम मर जाते, खालिद ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। और इस वक्त जफ़र को खालिद की आंखों में ऐसी चमक लहराती हुई नजर आई कि उसके अपने जिस्म में सर्दी की एक तेज़ लहर दौड़ गई। खालिद इस वक्त दरिंदा बना हुआ था। खालिद ने तेज़ी से अफसर के कपड़े उतारे और फिर अपने कपड़े उतार कर अफसर के कपड़े पहन लिए और उस मुर्दा अफसर को अपने कपड़े पहना दिए। ऑफिसर की पी कैप उसने आंखों तक झुका ली और उसका रिवाल्वर जो फर्श पर पड़ा था उठा लिया। जफ़र ऐसा करो, पत्थर उठाकर उसका चेहरा कुचल डालो ताकि उसे फ़ौरन शनाख्त ना किया जा सके। मैं बाहर निकलकर किसी सिपाही को बुलाता हूँ और फिर उस सिपाही के कपड़े तुम पहन लेना। इस तरह हम यहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे।
खालिद ने जफर को हिदायत देते हुए कहा, मुझसे ये काम नहीं होता, मुझे तो मुर्दों से खौफ आता है, फिर इस्लाम में लाश की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देता। जफर ने हस्बे आदत ले तो लल से काम लेते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो वरना यही गोली मार दूंगा। खालिद ने रिवॉल्वर का रुख जफर की तरफ करते हुए इंतहाई करहत लहजे में कहा, कमाल है, ये वर्दी पहनकर तुम भी अफसर बन गए हो। जफर ने बड़बड़ाते हुए कहा और खुद झुक कर बड़ा पत्थर उठाने लगा, क्योंकि खालिद के लहजे से वो खौफजदा हो गया था। खालिद उसकी तरफ से मुतमईन होकर तेजी से गार से बाहर आ गया। अभी उसे बाहर आए चंद ही लम्हे हुए थे कि एक सिपाही तेजी से उसकी तरफ पड़ता नजर आया। सिपाही उसके करीब आकर रुक गया। खालिद ने कैप वो नीचे झुका ली और उसका रुख अब सिपाही की तरफ नहीं था। वो ऐसे शो कर रहा था जैसे बागोर गार को देख रहा हो। सर, हेडक्वार्टर से कॉल आई है, आप फौरन वहाँ पहुँचे। सिपाही ने करीब आकर बाकायदा सैल्यूट मारते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ, ऐसा करो कि इस गार में घुस जाओ। मेरा ख्याल है मुजरिमों ने ये गार इस्तेमाल किया है, शायद उनका कोई सुराग मिल जाए। खालिद ने उसी ऑफिसर का लहजा बनाते हुए कहा और सिपाही बगैर सोचे समझे झाड़ियाँ हटाकर अंदर दाखिल हो गया। खालिद भी उसके पीछे था, फिर उसके रिवाल्वर की एक ही जड़ से सिपाही को भी ढेर कर दिया। फिर खालिद ने सिपाही के साथ भी वही किया जो वो पहले ऑफिसर के साथ कर चुका था। जफर, तुम उसका लिबास पहन लो, जल्दी करो, खालिद ने जफर से कहा और जफर ने तेजी से लिबास बदलना शुरू कर दिया। फिर खालिद ने खुद को एक बड़ा पत्थर उठाकर मुर्दा सिपाही का चेहरा मसे कर दिया। चलो बाहर चलो, खालिद ने जफर की तरफ देखते हुए कहा और जफर उस तमाम कार्रवाई से जहनी तौर पर नर्वस हो चुका था। खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ बाहर निकल गया और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए उस तरफ बड़े जिधर से खालिद ने उस सिपाही को आते हुए देखा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें एक दरख्त के नीचे जीप खड़ी नजर आई। जैसे ही वो जीप के करीब पहुंचे, जीप के ड्राइवर ने बाहर निकलकर उन्हें सैल्यूट किया, फिर जीप का दरवाज़ा खोल दिया। खालिद ने जफर को आंख मारी और जीप में सवार हो गया। उसने मुंह पर यूं रुमाल रखा हुआ था जैसे उसे शदीद नस्ला हो गया हो। ड्राइवर ने उसकी तरफ तवज्जो किए बगैर गाड़ी चला दी। फिर पुलिस फ्लैग लहराती हुई जीप तेजी से आगे बढ़ती चली गई। खालिद और जफर ने देखा कि हर तरफ पुलिस ही पुलिस बिखरी हुई है। उनकी तलाश में बड़े पैमाने पर हो रही थी। पुलिस फ्लैग की वजह से उनकी जीप को कहीं भी नहीं रोका गया और जीप अब मेन रोड पर आ गई थी। खालिद सोच रहा था कि मौका मिलते ही ड्राइवर को ख़त्म करके जीप पर कब्जा कर लिया जाए, वरना हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद वो बेबस हो जाएंगे। लेकिन मेन रोड पर दूसरी ट्रैफिक के अलावा पुलिस की बेशुमार गाड़ियां दौड़ रही थी और हर कारा और बस को रोक कर चेक किया जा रहा था। जाहिर है जीप पर कब्जा करने का ये कोई मौका नहीं था। वो दूसरे ही लम्हे गिफ्ट में आ जाते, इसलिए वो दोनों खामोश बैठे थे। फिर एक मोड़ मुड़ते ही अचानक जीप एक काफ़ी बड़ी इमारत के गेट में दाखिल होगी। गेट पर एक बहुत बड़ा पुलिस फ्लैग लहरा रहा था। जाहिर है ये पुलिस फ्लैग था, पुलिस हेडक्वार्टर था और वो दोनों मौका तलाश करते ही रह गए और जीप हेडक्वार्टर में दाखिल हो गई। अब वो दोनों बेबस हो चुके थे। वो खुद थकी चूहे की तरह चूहेदान में आ फंसे थे। जीप पोर्च में जाकर रुकी और ड्राइवर तेजी से उतरकर खालिद की तरफ का दरवाज़ा खोलने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, मगर खालिद खुद ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। उसके बाद जफर भी। अच्छा हुआ कि पोर्च और बरामदे में कोई आदमी नहीं था। वो दोनों ड्राइवर को पहचानने का कोई मौका दिए बगैर तेज से कदम उठाते हुए बरामदे में चलने लगे। जैसे वो एक दरवाजे के करीब पहुंचे जिस पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की प्लेट लगी थी, उन्हें बरामदे के दूसरे कोने से एक पुलिस ऑफिसर आता नजर आया और खालिद सोचे समझे बगैर दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। जफर ने भी जाहिर है उसकी पैरवी करनी थी। खालिद ने अंदर दाखिल होते ही तेजी से रिवॉल्वर निकाल लिया, मगर कमरा खाली था और अभी वो संभलने ही ना पाए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दोनों चौंक पड़े। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मिस्टर, आप क्या तलाश कर रहे हैं? एक पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए से मुखातिब किया। अपने अखबार के लिए खबर। लंबे तिरंगे निक्सन ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह अच्छा, ज़रूर तलाश कीजिए, शायद आप कामयाब हो जाए, हमें तो अब तक नाकामी हुई है, पुलिस ऑफिसर ने होशमेदारी से जवाब दिया। मगर आपने तो साथ खोजी कुत्ते भी लिए थे, उसके बावजूद मुजरिमों का कोई पता नहीं चला। निक्सन ने सवाल किया। इसी बात पर तो हैरत है कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। ये तो तय है कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने झील में छलांग लगाई थी, क्योंकि झील के दाएं किनारे पर ऐसे निशानात मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि 2 आदमी झील से बाहर निकले हैं। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। तो क्या वो बैग भी उनके साथ ही थे? निक्सन ने लापरवाहाना अंदाज में सवाल किया, जैसे वो कोई बात को कोई खास अहमियत ना दे रहा हो। झील के किनारे मिलने वाली शनाख्त से तो जाहिर होता है कि वो दोनों हाली हाथ थे, क्योंकि अगर उनके साथ बैग होते तो यकीनन उनसे टपकने वाले पानी की निशानात कम अज़ कम किनारे पर ज़रूर मिल जाते। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। और ये हैरत अंगेज़ है, जिन बैग्स के लिए मुजरिमों ने इतनी मेहनत की वो कहाँ गायब हो सकते हैं, जबकि हेलीकॉप्टर से भी नहीं मिले। निक्सन ने अब दिलचस्पी लेते हुए कहा। मिस्टर निक्सन, आप तलाश के काम की बजाय मुझसे इंटरव्यू लेने लगे। पुलिस ऑफिसर ने चमकती हुई निगाहों से उसे देखा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। निक्सन धीरे से मुस्कुराया, फिर तेज़ी से वो झील की तरफ बढ़ गया। झील पर पहुंचने के बाद उसने खुद वो निशानात देखे।
पानी की दो लकीरें थी, आगे बढ़ रही थी। वो तेज़ी से उस तरफ बढ़ा जिधर वो लकीरें गई थी, मगर कुछ दूर जाकर उसे मायूसी हुई क्योंकि आगे जाकर पानी खुश्क हो चुका था। जाहिर था कि झील से निकलते ही उनके कपड़ों से हाथ से मिकदार में पानी नीचे टपका था। जो वो आगे बढ़ते रहे, पानी की मिकदार कम होती रही और कम पानी जल्दी खुश्क हो गया। बहरहाल निक्सन अंदाजे से आगे बढ़ता रहा। फिर वो पहाड़ी के दामन में पहुँच गया। अचानक उसे दूर झाड़ियों में कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई और वो चौंक पड़ा। वो बेतहाशा भागता हुआ उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। ये पतील का एक छोटा सा बटन था जो शायद किसी सिपाही की वर्दी से टूटकर गिरा था। निक्सन ने बागौर इधर उधर देखा, फिर उसे गार के दहाने का पता चल गया। निक्सन चंद लम्हे खामोशी से माहौल का जायजा लेता रहा, लेकिन गार के अंदर खामोशी थी। निक्सन ने एहतियात से झाड़ियाँ हटाई और फिर गार के अंदर दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि उसे वहाँ 2 लाशें पड़ी हुई साफ नजर आ रही थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। उसने जेब से पेंसिल टार्च निकाली और लाशों का मुआयना शुरू कर दिया। लाशों के चेहरे मसे थे। उसने फुर्ती से उनके लिबासों की तलाश ली, मगर कुछ भी ना निकला। उसने बैग्स की तलाश के लिए इधर उधर टार्च की रोशनी डाली, मगर बैग्स का वहाँ नामो निशान भी नहीं था। अचानक निक्सन को कोई ख्याल आया और वो उस ख्याल के आते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे झपट कर इन लाशों की कमीज़ों के गिरेबान खोल कर देखे और दूसरे लम्हे उसके होंठों से एक सीटी की आवाज़ निकल गई। हाँ, तो ये बात है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। दूसरे लम्हे उसने टार्च जेब में डाली और गार से बाहर निकलाया। उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। निक्सन एक बड़ी सी झाड़ी की ओट में बैठ गया। उसने अपना सिगरेट केस खोला और उसमें मौजूद सिगरेटों में से एक सिगरेट को दबा दिया। हेलो हेलो, इंचार्ज .6 स्पीकिंग ओवर, उसने तेज़ लहजे में कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ उभरी। यस माथर स्पीकिंग, दिस एंड ओवर। बॉस, मैं इस वक्त झील की करीबी पहाड़ी में मौजूद हूँ। पुलिस उन दोनों गैर मुल्कियों को बड़े पैमाने पर तलाश कर रही है। मैंने एक गार में 2 लाशें देखी। ये पुलिस के आदमियों की हैं। वो दोनों शायद उन दोनों को ख़त्म करके उनका लिबास पहनकर निकल गए हैं। ओवर। निक्सन ने तफसील से जवाब दिया। ओ क्या, अभी पुलिस को उन लाशों का पता नहीं चला? ओवर। दूसरी तरफ से माथर की ताजुब आमेज़ आवाज़ सुनाई दी। नहीं जनाब। ओवर। निक्सन ने जवाब दिया। तुम उन पुलिस वालों को जानते हो? ओवर। माथर ने सवाल किया। मैं पहचान तो ज़रूर लेता हूँ, मगर उन दोनों के चेहरे मसे कर दिए गए हैं। ओवर। निक्सन ने जवाब दिया। ओ, तो इसका मतलब है वो दोनों गैर मुल्की गैर मामूली तौर पर ज़हीन हैं, वरना उन्हें फौरी तौर पर ट्रेस किया जा सकता है। ओवर। माथर ने जवाब दिया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? ओवर। निक्सन ने सवालिया लहजे में पूछा। तुमने पुलिस को उन लाशों की निशानदेही कर दो। मैं पुलिस हेडक्वार्टर को घेरने का प्रोग्राम बनाता हूँ। बैग ज़रूर उनके पास होंगे। जब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेगी तो हम हमला करके बैग उनसे छीन लेंगे। ओवर। माथर ने प्रोग्राम बताया। पुलिस से पहले हम ही क्यों उन पर हाथ ना डाल दें? ओवर। निक्सन ने कहा। तुम्हारी अकल शायद घास चरने गई है। हमें क्या मालूम कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं और फिर किस रूप में हैं। पुलिस तो फ़ौरन मालूम कर लेगी कि उनके कौन से 2 आदमी गायब हैं। इस तरह वो फ़ौरन गिरफ्तार हो जाएंगे और जाहिर है उन्हें गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। हम वहाँ से बैग्स हासिल कर सकते हैं। ओवर। माथर ने उसे डांटते हुए कहा। मगर पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है। ओवर। निक्सन ने डरते डरते अपनी राय दी। इसका फैसला करना तुम्हारा काम नहीं। तुम अपनी हदूद से तजावुज़ मत करो। ओवर एंड ऑल। माथर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और राब्ता ख़त्म हो गया। निक्सन ने तवील सांस लेते हुए सिगरेट केस बंद किया और फिर जेब में डालकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इधर आओ, इधर आओ, इधर गार में 2 लाशें हैं। वो तेज़ आवाज़ में चीख रहा था। फिर इधर उधर बिखरे हुए पुलिस के सिपाही तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ने लगे। ये क्या हो गया डॉक्टर आसिफ? तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। डॉक्टर रहमान ने सर उठाकर गुलूगीर आवाज़ में कहा और डॉक्टर आसिफ बुत बना बैठा था। उसके चेहरे से यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा हो। क्या कह सकता हूँ डॉक्टर आसिफ, जाहिर है कि जल्दी में मुझसे गलती हो गई, डॉक्टर आसिफ ने दबे लहजे में कहा। उसके हलक से आवाज़ फंस फंस कर निकल रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे का गम बांट रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खुला। फिर वही मुलाजिम जिसने उन्हें दोपहर को लंच के लिए बुलाया था, हाथ में रिवाल्वर लिए अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो दोनों उसकी आमद से आगाह होते, मुलाजिम के हाथ में पकड़े हुए साइलेंसर लगे रिवाल्वर से टिच की आवाज़ निकली और डॉक्टर आसिफ मुंह के बल पलंग पर गिर गया। डॉक्टर रहमान ने चौंक कर मुड़ना चाहा, मगर रिवाल्वर से निकली हुई दूसरी गोली ने उसे मुड़ने भी नहीं दिया। गोली उसकी कनपट्टी पर पड़ी और वो भी कोई आवाज़ निकाले बगैर डॉक्टर आसिफ के ऊपर ही ढेर हो गया। मुलाजिम तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने पलंग की साइड पर पड़े हुए कागजात झिपट लिए। बिजली की सी तेज़ी से उसने कागजात को कोट की अंदरूनी जेब में डाला। फिर दूसरे लम्हे वो दरवाजे से बाहर निकल गया। रिवाल्वर वो पहले ही जेब में डाल चुका था। दरवाजे से बाहर निकलकर वो बरामदे में होता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। मेन गेट पर मौजूद सिपाहियों को बड़े इनकसाराना अंदाज में सलाम करके वो सफारत खाने की इमारत से बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर फुटपाथ पर चलने के बाद उसने एक जगह रुककर सर पर हाथ फेरा। दूसरे लम्हे पार्किंग से एक स्याह रंग की गाड़ी निकलकर उसके करीब आ रुकी। मुलाजिम ने तेज़ी से कार का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर उछलकर बैठ गया। हेडक्वार्टर ले चलो, मुलाजिम इस दफ़ा तहकुमाना लहजे में बोला और ड्राइवर ने बड़े मोदबाना अंदाज में सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई कार एक 7 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही वो मुलाजिम बाहर निकला और फिर तेज़ से कदम उठाता हुआ मेन गेट के अंदर दाखिल हो गया।
दरमियानी हाल में ऊपर से आने और जाने वालों का तांता बंधा हुआ था। मुलाजिम भी सीधा एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। 4th स्टोरी, उसने लिफ्ट बॉय को हिदायत देते हुए कहा और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। उसने कोट की अंदरूनी जेब पर हाथ रखा क्योंकि उसे इन कागजात की अहमियत का इल्म था। जैसे ही लिफ्ट रुकी वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, फिर तेज़ से कदम उठाता हुआ एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा जिसके बाहर किसी स्पोर्ट्स फर्म की नेम प्लेट लगी हुई थी बंद था। उसने इधर उधर देखते हुए दरवाजे पर 3 बार महसूस अंदाज में दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया और वो तेज़ी से बाहर अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज़ के पीछे गंजे सर वाला मनमनी सा आदमी बैठा हुआ था। हेलो बॉय, क्या हुआ? मनमनी से आदमी ने बड़े दबंग लहजे में पूछा। कामयाबी बॉस, मुलाजिम ने मुसर्रत से भरपूर लहजे में जवाब दिया और फिर जेब से कागजात निकाल कर उसके सामने रख दिए। क्या पोजीशन रही? आदमी ने कागजात उठाते हुए सवाल किया। दोनों डॉक्टरों को कत्ल करना पड़ा, मुलाजिम ने जवाब दिया। ओह, मनमनी से आदमी ने तफक्कुराना लहजे में हनकारा भरा, फिर कागजात के मुताले में मसरूफ़ हो गया। वो मुलाजिम अब एक कुर्सी पर बैठ चुका था। बॉस चंद लम्हे कागजात को देखता रहा, फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और किसी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता कायम हो गया। बॉस स्पीकिंग, डॉक्टर फॉरेन हेडक्वार्टर आ जाओ, कागजात पहुंच गए हैं, तुम उन्हें देखकर तसल्ली कर लो ताकि उन्हें चीफ बॉस को भिजवाया जा सके। बॉस ने राब्ता कायम होते ही किसी को तहकुमाना लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। भी उन्हें वहां बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। बॉस चौंक कर रिसीवर उठा लिया। नंबर 3 स्पीकिंग बॉस, दूसरी तरफ से किसी ने कहा। कोड? बॉस ने चुपते हुए लहजे में पूछा। ऑपरेशन अफगान, दूसरी तरफ से नंबर 3 ने जवाब दिया। ओके बॉस स्पीकिंग, रिपोर्ट दो, बॉस ने कहत लहजे में कहा। बॉस, वो दोनों गैर मुल्की पुलिस की वर्दी में फ़रार हो गए हैं। माथर पार्टी ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया। कागजात अभी उन दोनों के पास हैं। नंबर 3 ने जवाब दिया। कागजात हमारे पास पहुंच चुके हैं। नंबर 3, माथर पार्टी अहमक है, बॉस ने इस बात लहजे में कहा। और ये कैसे हुआ बॉस? नंबर 3 की ताजुब से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। ये वक्त तफसील का नहीं है, तुम वैसे माथर पार्टी की नकलो हरकत का ख्याल रखो, बॉस ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। माथर पार्टी अभी तक उन दोनों के पीछे लगी हुई है। हमारी तरकीब कामयाब रही। मुझे पहले ही उम्मीद थी कि एयरपोर्ट के हमले के बाद दोनों डॉक्टर ऐसी हमाकत नहीं करेंगे कि खुलेआम कागजात बैग में रखकर ले जाए। बॉस ने मुलाजिम से मुहातिब होकर कहा। यस बॉस, वैसे खिलाफी तवक्का हमें कामयाबी हुई है। इस दिन इत्तफाक से मैं उन्हें पहुँच की इत्तला देने गया तो मुझे इस हकीकत का इल्म हो गया, मुलाजिम ने बड़े मोदबाना लहजे में जवाब दिया। उसी वक्त दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक हुई और बॉस ने मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दरवाज़ा खुला और एक मोटा सा आदमी जिसकी फराह पेशानी उसकी जहनियत जाहिर कर रही थी अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। देखो डॉक्टर, ये कागजात हैं, बॉस ने कागजात डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठकर कागजात संभाल ली। फिर उन्हें बगौर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कागजात पढ़ता जाता उसका चेहरा मुतगय्यर होता चला गया और फिर उसने कागजात मेज़ पर फेंक दिए। यह अब गन का फार्मूला नहीं है बॉस, डॉक्टर ने इंकशाफ किया। ओह, बॉस यूँ उछल पड़ा जैसे उसकी कुर्सी में करंट आ गया हो। तुम क्या कह रहे हो? ये अफगन का फार्मूला नहीं तो और क्या है? बॉस ने ताजुबामेज़ लहजे में पूछा। बॉस, हमारे पाकिस्तान के एजेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जो फार्मूला पाकिस्तान के डॉक्टर लेकर आ रहे थे वो एक नई कुव्वत के इंकशाफ का है, कशिशे सकल के बिल्कुल बरअक्स। ये कुव्वत चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उन्हें पूरी कुव्वत से धकेल देती है। ये एक कतई नया इंकशाफ था और दोनों डॉक्टर्स ने उसे अफगन का कोड नाम दिया था। मेरे ख्याल में वो इस फार्मूले के तहत ऐसी गन बनाने पर काम कर रहे थे जिससे निकलने वाली शुआएं पहाड़ तक को भी अपनी जगह से उखाड़ कर हज़ारों मील दूर फेंक देती। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक इंकशाफ था। दुश्मन मुल्क के हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर दुश्मन मुल्क का रॉकेट एटम बम फेंकने आया है मगर ये गन उसे धकेल कर दूर फेंक देती है। मज़ीद रिसर्च की बिना पर इन शुआओं की कुव्वत कम या ज़्यादा की जा सकती है। इस तरह इसी बम को फेंकने वाले मुल्क पर ही फेंका जा सकता है। हमारा मुहब्बरान दोनों डॉक्टर्स की लेबॉरेटरी में काम करता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बॉस को अफगन के मुतालिक तफसील बतलाते हुए कहा। और ये फार्मूला क्या है? बॉस ने बुझे हुए लहजे में सवाल किया। ये फार्मूला तो कोई फार्मूला ही नहीं, इसमें साइंस की इब्तदाई मालूमात अल्फ़ा बीटा के मुतालिक एक मुख्तसर सा मजमून है, डॉक्टर ने जवाब दिया। वेरी बैड, इसका मतलब है कि हमें धोखा दिया गया है, ये कागजात जाली हैं, बॉस ने भराए हुए लहजे में कहा और उधर करीब बैठे हुए मुजरिम का चेहरा तारीक हो गया। मगर डॉक्टर तो खुद कह रहा था कि उसने जाली कागजात बैग में रखे थे और असली अपनी जेब में, मुलाजिम ने दहशतज़दा लहजे में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा था उसके मुतालिक तुम बेहतर जानते हो। बहरहाल तुम गलत कागजात ले आए हो, इसी सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी, बॉस ने सहज़ाइया लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे उसका हाथ तेज़ी से ऊपर उठा और हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से गोली निकली। मुलाजिम एक चीख मारकर दीवार से जा लगा और फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। गोली उसके सीने में लगी थी। बॉस ने इसी तरफ देखने की भी तकलीफ गवारा नहीं की और तेज़ी से रिसीवर उठा के टेलीफोन ने नंबर डायल करना शुरू कर दिए। राब्ता कायम होते ही दो तेज़ लहजे में बोला,
बॉस स्पीकिंग, नंबर 3 स्पीकिंग बॉस। दूसरी तरफ से नंबर 3 की आवाज़ सुनाई दी। मार्थर पार्टी का क्या कर रही है नंबर 3? बॉस ने क्रस्त लहजे में पूछा। उन्होंने हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है बॉस, इस वक्त भी फायरिंग हो रही है, नंबर 3 ने जवाब दिया। नंबर 3, हमसे धोखा हुआ, वो कागजात जो हमारे पास पहुंचे थे वो जाली थे, इसलिए तुमने मार्थर पार्टी से असल कागजात छीनने हैं, बॉस ने तहकुमाना लहजे में कहा। और बात फिर तो हमें फ़ौरन हरकत में आना चाहिए, कहीं मार्थर पार्टी कागजात लेकर निकल ना जाए। नंबर 3 ने इंतहाई जोशीले लहजे में कहा। हाँ, इसलिए मैंने फ़ोन किया है, जल्दी करो, हमें हर कीमत पर कामयाब होना है, बॉस ने कहा। फिर रिसीवर रख दिया। डॉक्टर खामोशी से बॉस को देख रहा था और फर्श पर पड़ा हुआ मुलाजिम अब साकत हो चुका था। तुम जा सकते हो डॉक्टर, बॉस ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा और डॉक्टर मोदाना अंदाज में सर हिलाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। फिर वही पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ, मगर दूसरे लम्हे वो ठटक कर खड़ा हो गया क्योंकि खालिद का रिवाल्वर उसकी तरफ उठा हुआ था। खबरदार, अगर हरकत की तो जफ़र दरवाज़ा बंद कर दो। जफ़र ने बैक वक्त पुलिस अफसर और जफ़र से मुखातिब होते हुए कहा और जफ़र ने तेज़ी से आगे बढ़कर साइड में होकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो पुलिस अफसर जो इस अचानक असाब शिकन शाख से अब संभल चुका था, फुर्ती से अपनी जगह से मुड़ा और दूसरे लम्हे जफ़र लट्टू की तरह घूमता हुआ उसके सामने आ गया। पुलिस ऑफिसर का एक बाजू जफ़र की गर्दन में और दूसरा उसकी कमर में था। अब खालिद बेबस हो चुका था क्योंकि अगर वो गोली चलाता तो जाहिर है गोली जफ़र के सीने में लगती। पुलिस ऑफिसर ने अब दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। वो शायद इसी पोजीशन में कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था। जफ़र ने जान छुड़ाने के लिए बेहतरे हाथ चलाए, मगर पुलिस ऑफिसर की गिरफ्त हाथी मजबूत थी। खालिद अभी सोच ही रहा था कि क्या करे और क्या नहीं कि अचानक जफ़र का दाव चल गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने इंतहाई हाजिर दिमागी का सबूत दिया। उसने पुलिस अफसर की दोनों टांगों के दरमियान से अपनी टांग निकालकर दरवाजे से टकाई, फिर एक ज़ोरदार धक्का दे दिया। टांग दरवाजे के साथ टिकी होने की वजह से एक ज़ोरदार झटके से वो दोनों मुंह के बल आ गिरे। जफ़र नीचे और पुलिस अफसर उसके ऊपर था। उसी लम्हे खालिद ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पूरी कुव्वत से रिवाल्वर का दस्तर पुलिस ऑफिसर की खोपड़ी की पुश पर मार दिया और एक ही ज़रब उसके लिए काफ़ी हुई। उसकी गिरफ्त जफ़र पर ढीली पड़ गई और उसने बेएहतियात इधर उधर हाथ मारने शुरू कर दी। शायद वो जहन पर छाने वाली तारीकी से बचने की कोशिश कर रहा था। जफ़र ने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और खुद खड़ा हुआ। पुलिस ऑफिसर चंद लम्हे हाथ पैर मारने के बाद साकत हो गया। वो बेहोश हो चुका था। अब क्या करें, न जाने और कौन आ जाए, जफ़र ने हाँफते हुए कहा। हमें फ़ौरन हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाना चाहिए, खालिद ने कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। हेडक्वार्टर में काफ़ी लोग आ जा रहे थे। चलो, मुंह पर रुमाल रख लो और तेज़ी से बाहर निकल चलो, रुकने की ज़रूरत नहीं, इस भीड़ में हम निकल सकते हैं, खालिद ने जफ़र से कहा और रिवाल्वर जेब में डालकर खुद बाहर निकल आया। जफ़र भी इसके पीछे था। वो दोनों तेज़ कदम उठाते हुए मेन गेट की तरफ बढ़े। अभी वो दोनों पोस्ट के करीब पहुंचे ही थे कि एक जीप तेज़ी से मेन गेट में दाखिल हुई और खालिद और जफ़र उसके बिल्कुल करीब थे। बैग मिल गए साहब, ड्राइवर ने बाहर निकलकर मुसरत भरे लहजे में कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि बैग मिलने की गैर मुतवक्का खबर से उन दोनों की एहतियाती तदाबीर खत्म हो गई और वो मुंह से रुमाल हटाकर बैग को देखने लगे। तुम कौन हो? मुजरिम। ड्राइवर बड़ी तेज़ी से चीखता रहा क्योंकि वो उन्हें पहचान चुका था। वो उसकी आवाज़ ने हेडक्वार्टर में हलचल मचा दी। खालिद ने सबसे पहले हरकत की और दूसरे लम्हे उसने तेज़ी से ड्राइवर के हाथ से बैग छीने और जीप में छलांग लगा दी। इधर उधर मौजूद लोग जीप की तरफ भागे। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। मुख्तलिफ आवाज़ों से हेडक्वार्टर का कंपाउंड गूंज उठा, मगर खालिद ने जीप चला दी। जफ़र ने भी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो भी जीप की साइड का राड पकड़कर उससे लटक गया और फुर्ती से अंदर दाखिल हो गया। खालिद अंधाधुंध ड्राइविंग करते हुए जीप को दूसरे गेट की तरफ ले गया। दूसरे गेट के सिपाहियों ने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए गेट फुर्ती से बंद कर दिया। अब जाहिर है खालिद फंस गया, मगर उसी लम्हे अचानक हेडक्वार्टर पर चारों तरफ से मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। फिर 10-12 आदमी हाथों में मशीन गन्ने पकड़े हेडक्वार्टर की छत से नीचे कंपाउंड में कूद पड़े। पुलिस और हिफाजी सिपाहियों ने भी आड़े हाथों लिया और खालिद को मौका मिल गया। उसने जीप तेज़ी से गेट के करीब रोकी, फिर कूद कर नीचे उतर गया और अब उसका इरादा गेट खोलने का था क्योंकि गेट के करीब मौजूद सिपाही वहां से हटकर मुख्तलिफ जगहों पर आड़ ले चुके थे। गोलियां बेतहाशा बरस रही थी। खालिद ने तेज़ी से गेट खोला। फिर जैसे ही वो मुड़ा, जफ़र जो जीप की पिछली सीट को मौजूद था वो कूद कर ड्राइविंग सीट पर आया। उसने जीप भगा दी। जीप गेट से टकराती हुई बाहर निकली और खालिद को कूद कर उसे क्रॉस करना पड़ा, मगर जैसे ही जीप गेट से बाहर निकली अचानक एक ट्रक आड़ से निकला और पूरी कुव्वत से जीप से जा टकराया। ज़ोरदार धमाका हुआ और जीप कलाबाजियां खाती हुई सड़क की करीबी दीवार से जा टकराई। जफ़र और खालिद भी जीप से निकलकर सड़क पर जा गिरे और बैग भी जो उनकी जीप में थे निकलकर सड़क पर आ गिरे। अचानक साइड से एक आदमी आया और उसने दोनों बैग उठाए, फिर करीबी गली की तरफ दौड़ लगा दी, मगर दूसरे लम्हे गोली चली और वो आदमी गली के सिरे पर ही उलट कर गिर गया।
बैग उसके हाथ से नीचे गिर गए थे। हेडक्वार्टर में अभी तक फायरिंग हो रही थी। खालिद और जफर सड़क पर गिरकर चंद लम्हे तक बेहितो हरकत पड़े रहे। फिर जैसे उनके असाब दुरुस्त हुए वो दोनों तेज़ी से उठकर उस गली की तरफ भागे जिधर वो आदमी पड़ा हुआ था। गली उनसे चंद कदम के फासले पर ही थी। गोलियां उन पर भी चली मगर कोई गोली निशाने पर ना लगी क्योंकि चोटों की वजह से वो दोनों ज़िग-ज़ैग अंदाज में भाग रहे थे। खालिद ने दोनों बैग झिपटे और गली में दौड़ता चला गया। जफर भी इसके पीछे था। ये गली बिल्कुल छोटी थी। दूसरी तरफ एक और सड़क थी। जैसे ही वो गली के दूसरे सिरे पर पहुंचे अचानक 3-4 आदमी ने साइड से निकलकर उन्हें पकड़ लिया और दूसरे लम्हे वो बैग समेत एक बड़ी कार में धकेल दिए गए और कार उनको लेकर तेज़ी से आगे बढ़ गई। कार की नशिस्तों के दरमियान वो दोनों आटे की बोरों की तरह एक दूसरे पर पड़े थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके असाब जवाब देते जा रहे हैं। शायद अब तक गुजरे हुए वाक़यात का ज़बरदस्त असाबी दबाव था जो अब रूबाए अमल आ रहा था और अभी इस दबाव का मुकाबला ही कर रहे थे कि अचानक उन दोनों के सिरों पर क़यामत टूट पड़ी। शायद कार में मौजूद दूसरे आदमी ने उनके सिरों पर रिवाल्वर के दस्ते मार दिए थे। उन दोनों के दिमागों पर गहरी धुंध छाती चली गई और अब वो हर चीज़ से बेनियाज कार में बेहोश पड़े थे। दोनों बैग उनसे छीनकर कार में मौजूद आदमियों के हाथों में जा चुके थे। सफ़ीर का सुरख और सफ़ेद चेहरा पसीने से तर था। वो दोनों डॉक्टरों के यूं बेहमाना कत्ल ने जहांपुर से सफारत खाने को हिला दिया, वहाँ पाकिस्तान में भी एक जल्जला सा आ गया। मुल्की अखबारात ने इस खबर को शाह सुर्खियों में छापा था और पूरे मुल्क में यह खबर इंतहाई सीगो आम से सुनी गई। दोनों डॉक्टर पाकिस्तान के नाक थे। पूरी दुनिया में इनकी जहानत के डंके बजते थे और वो दोनों पाकिस्तान के लिए सरमाया इफ्तिहार थे। उन दोनों के कत्ल के बाद फार्मूले की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। इसी वक्त भी सफ़ीर टेलीफोन पर सदर मुमलिकत से बात कर रहे थे। मिस्टर रज़ा, ये फार्मूला हर कीमत पर वापस मिलना चाहिए। सदर मुमलिकत का लहजा गरजदार था। जनाब, पुलिस और इंटेलिजेंस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सफ़ीर रज़ा अली ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। मैं किसी कोशिश को नहीं जानता। मुझे वो फार्मूला वापस चाहिए और मैं आपकी कारकर्दगी से सख्त नाखुश हूँ। आपको पहले मुतला कर दिया गया था कि फार्मूला और डॉक्टरों की ज़िंदगी बेहद अहम है, उनकी हर कीमत पर हिफाजत की जाए, मगर आप कुछ भी ना कर सके और एक अजीम हादसे से दो चार हो गया हमारा मुल्क। सदर मुमलिकत का लहजा बेहद सख्त था। जनाब, हर किस्म के हिफाजती इक़दाम किए गए थे मगर मुजिम अपना काम कर गुजरे और फार्मूला जाने के बाद मेरे जहन में भी नहीं था कि मुजिम दोनों डॉक्टर्स को यूं कत्ल कर देंगे। सफ़ीर ने जवाब दिया, आप अहमक हैं मिस्टर रज़ा। आप जानते हैं जो मुजरिम फार्मूले ले उड़े वो उन दोनों साइंसदानों को कहाँ जिंदा छोड़ते थे। वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि वो दोनों साइंसदान वापस जाकर फिर इस फार्मूले पर काम करते। आपको इतनी छोटी सी बात तो समझ लेना चाहिए थी। सदर मुमलिकत के लहजे में झंझलाहट थी। जनाब, जो दो लड़के फार्मूले ले गए हैं वो पाकिस्तान के हैं और चंद दिन पहले सियाहत के लिए आए थे। मैं उन दोनों के मुतालिक रिपोर्ट भेज चुका हूँ। सफ़ीर ने मौजू को दानिस्ता तौर पर तब्दील करते हुए कहा, हाँ मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है मगर हमारी तहकीकात के बाद वो दोनों इंतहाई शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनसे पहले उनके पूरे ख़ानदान से कोई फ़र्द भी किसी किस्म के जुर्म का मुर्तकिब ना हुआ। मेरा ख्याल है वहाँ की पुलिस गलत लाइन पर तफ्तीश कर रही है। असल मुजरिम कोई और है और ये काम सिर्फ दो अजनबी लड़के नहीं कर सकते। ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह का काम है। सदर मुमलिकत ने अपनी राय पेश की। मेरा भी यही ख्याल है जनाब, मगर पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता जो सबूत मिल रहे हैं उससे जाहिर होता है कि वो दोनों पूरी तरह इसमें मुलविस हैं। सफ़ीर ने जवाब दिया, मैंने अभी सदर इंडिया पाल से बात की है। उन्होंने भी वादा किया है कि वो जल्द अज जल्द फार्मूला दस्तयाब करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप रोज़ाना मुझे रिपोर्ट दें, सदर मुमलिकत ने कहा। बेहतर जनाब, सफ़ीर ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उन्होंने भी रिसीवर रख दिया और चेहरे पर आया हुआ पसीना रुमाल से खुश करते हुए उठ खड़े हुए। सफारत खाने के अंदर यूं दोनों साइंसदानों के कत्ल ने उन्हें हवास बाख्ता कर दिया और एक मुलाजिम की गुमशुदगी से साफ जाहिर था कि यह हरकत उस मुलाजिम ने की है और चूँकि वो मुलाजिम काफ़ी अरसे से सफारत खाने में काम कर रहा था इसलिए उनके सफारत खाने पर भी इल्ज़ाम आया, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थे। वो तेज़ से कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकले। अभी वो बरामदे में पहुंचे ही थे कि अचानक माली भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जनाब, उस मुलाजिम की लाश उधर झाड़ियों के पीछे पड़ी है। उसने बड़े मोतबाना मगर बेहद खौफजदा लहजे में सफ़ीर से मुखातिब होते हुए कहा। किसी किचन बॉय की? सफ़ीर ने चौंक कर कहा। जी हाँ जनाब, अभी मैं झाड़ियों को तराशने उधर गया तो मैंने वो लाश देखी है, माली ने कहा। पीए और दीगर सिपाहियों को बुलाओ, जल्दी करो। सफ़ीर ने उसे हुक्म दिया और वो तेज़ी से एक कमरे की तरफ बढ़ गया। चंद ही लम्हों बाद ये खबर तमाम सफारत खाने में जंगल की आग की तरह फैल गई और तमाम मुलाजिम अपना अपना काम छोड़कर कंपाउंड गेट में पहुँच गए। सिपाहियों ने झाड़ियों की पुष्ट से लाश उठाकर कंपाउंड में रख दी। सफ़ीर साहब के कहने पर पीए ने मुकामी पुलिस के आला हकाम को इत्तला दे दी थी। चनाचे चंद ही लम्हों बाद पुलिस के आला हकाम भी वहाँ पहुँच गए। देखिए, मुलाजिम की लाश से साफ जाहिर है कि मुजरिम बाहर से आए थे
और सफारत खाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सफ़ीर ने एक पुलिस ऑफिसर को मुखातिब करते हुए कहा, सर देखिए, लाश के कपड़े गायब हैं। इससे जाहिर होता है कि मुजरिम ने इस किचन बॉय का मेकअप करके और उसका लिबास पहनकर ये हरकत की है। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इसका मिशन सिर्फ दोनों डॉक्टरों को कत्ल करना था तो फिर किचन बॉय का मेकअप करने की उसे क्या ज़रूरत थी। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, ये सोचना आपका काम है। सफ़ीर ने जवाब दिया। वो दिल ही दिल में खुश थे कि कम अज़ कम सफारत खाने पर आया हुआ इल्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। मुजरिमों और फार्मूले का पता चला। सफ़ीर ने दूसरा सवाल किया, जी हाँ, दोनों मुजरिम झील से फ़रार होकर एक गार में गए। फिर उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसरों को मारकर उनका लिबास बदला। फिर वो बैग क्वार्टर पहुंच गए। फार्मूले वाले बैग पुलिस को एक शहरी ने लाकर दिए जो एक खेत में पड़े थे। तो क्या फार्मूले वाले बैग मिल गए? सफ़ीर मुसर्रत से उछल पड़ा। सुनिए तो जनाब। पुलिस का सिपाही बैग लेकर फ़ौरन हेडक्वार्टर पहुंचा। वहाँ वो दोनों मुजरिम एक पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके जा रहे थे कि उसने पहचान लिया कि उसके शोर मचाने पर जब सिपाही उन्हें पकड़ने लगे तो वो बैग लेकर एक जीप के ज़रिए फ़रार होने लगे। वो पकड़ लिए जाते मगर ऐन मौका पर उनके साथियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया। वो पुलिस हेडक्वार्टर से फ़रार हो गए मगर बाहर एक ट्रक से उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया। मगर फिर भी वो बैग लेकर निकल जाने में कामयाब हो गए। अब पुलिस उनके गिरफ्तारशुदा साथियों के ज़रिए उनका सुराग लगा रही है। पुलिस ऑफिसर ने बड़ी वजाहत देते हुए कहा, मैंने तो अब तक जहाँ की पुलिस की कारकर्दगी की भी तारीखें सुनी थी, मगर मुझे अफसोस है कि यहाँ की पुलिस इंतहाई नाकामी है कि 2 लड़के पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर वहाँ वापस निकल जाते हैं और आप मुंह देखते रह जाते हैं। सफ़ीर ने बड़ी झंझलाहट के आलम में जवाब दिया, ये दोनों लड़कों का काम नहीं जनाब, एक पूरी तंजीम का काम कर रही है, वरना वो 2 लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो ये सब कुछ करते। बहरहाल हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द ही मुजरिम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस ऑफिसर ने निदामत से पूर्ण लहजे में जवाब दिया, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मुजरिम गिरफ्तार करके फार्मूला दस्तयाब कीजिए। आप जानते हैं कि मेरे मुल्क में इस वाक़े के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, फिर इसकी वजह से आपके मुल्क के वक़ार को कितनी ठेस पहुंची है। सफ़ीर ने कहा। फिर वापस मुड़ गए। उनका चेहरा गुस्से और झंझलाहट के इंतज़ार से लम्हा बलम्हा रंग बदल रहा था और पुलिस इस मुलाजिम की लाश उठवाने में मसरूफ़ हो गई। सियाहकर अपनी पूरी रफ्तार से उड़ी चली जा रही थी। ड्राइवर शायद जानबूझकर ऐसी सड़कों का इंतखाब कर रहा था जहाँ ट्रैफिक कम हो। रात की स्याही लम्हा बलम्हा फैलती चली जा रही थी मगर सड़कों पर लगे हुए बेशुमार न्यून साइन इस तारीकी के खिलाफ भरपूर जदोजहद में मसरूफ़ थे। जल्दी करो। बेशुमार न्यून साइन इस तारीकी के खिलाफ भरपूर जदोजहद में मसरूफ़ थे। जल्दी करो, पुलिस ने नाकाबंदी कर ली होगी, हमें उनकी नाकाबंदी से पहले निकल जाना चाहिए। जल्दी तो कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी भी हमें मशकूक कर देगी, ड्राइवर ने जवाब दिया। राखी ने इस्पात में सर हिला दिया और मुड़कर देखने लगा। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। राखी, एक कार हमारा ताक़ुब कर रही है, मैं काफ़ी देर से उसे चेक कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं भी उसे चेक कर रहा हूँ, ये शायद माथर पार्टी है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ज़ाहिर है वही हो सकती है। ईगल बीच की तरफ कार ले चलो, हमें सबसे पहले उनसे निपटना होगा, पिछली नशीब पर बैठे हुए नौजवान ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने खामोशी से कार क्रॉसिंग पर से कार दाएं तरफ मोड़ ली। पिछली कार की स्पीड खासी तेज़ हो गई थी क्योंकि अब वो लम्हा बलम्हा करीब से करीब तर होती आ रही थी। जल्द ही दोनों कारों में मामूली फासला बाकी रह गया। अब जिस सड़क पर वो जा रहे थे वो वहाँ से सुनसान थी। सीट पर बैठे हुए नौजवान ने करीब पड़ी हुई मशीन गन उठाई। फिर उसने कार की साइड लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबा दिया। कार की पुश्त की शीशा जन की आवाज़ से ऊपर उठ गई। अब वहाँ हला था। वह आहिस्ता से नीचे लेटा और उसने मशीन गन की नाल हाली जगह पर लगा दी। फिर ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ सड़क गूंज उठी और पीछे आने वाली कार पर गोलियों की बौछार हो गई। दूसरी तरफ से फायर करने की कोशिश की गई मगर मशीन गन की गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। कार का फ्रंट स्क्रीन टूट गया और दूसरे लम्हे पीछे आने वाली कार लड़खड़ाने लगी। शायद ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया था। और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कार सड़क की साइड में लगे हुए एक तनावर दरख्त से जा टकराई। मशीन गन चलाने वाले नौजवान बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। दोनों सीटों के दरमियान हालिद और जफ़र बेहोश पड़े थे। जफ़र नीचे था और हालिद ऊपर। उधर नौजवान मशीन गन चलाने के लिए उनके जिस्मों के ऊपर ही लेटा हुआ था। गोलियों की पहली तड़तड़ाहट के वक्त ही हालिद होश में आ गया मगर चंद लम्हों तक उसके होशो हवास दुरुस्त ना हुए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर गोलियों की दूसरी बौछार ने उसके शोर को झंझोड़ दिया। फिर उसे तमाम सिचुएशन समझ में आ गई मगर इस ऊपर उस नौजवान का बोझ था। फिर जैसे ही वो नौजवान पिछली कार से छुटकारा पाकर उठने लगा उसके जिस्म का दबाव हालिद पर कदरे हल्का हुआ। दूसरे लम्हे हालिद ने पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को झटका दिया और वो बड़ी तेज़ी से उठ बैठा। गो उसके जहन में इस हरकत का वो अंजाम कतई नहीं था जो पहुंचा था। कार की बैक स्क्रीन की जगह जो हालात था वो अजीब तरीके से हालिद के काम आ गया। जैसे ही वो अपने जिस्म को झटका देकर तेज़ी से उठा वो नौजवान जो अपने जिस्म को ढीला छोड़कर उठने की कोशिश कर रहा था झटके से उड़ता हुआ हालात से बाहर जा गिरा। उसकी एक तवील चीख ज़रूर सुनाई दी मगर कार की स्पीड इतनी तेज़ थी कि साफ जाहिर था कि वो उसकी आखिरी चीख थी।
ड्राइवर जो बैक मिरर में उस नौजवान की कार्रवाई को देख रहा था, उसे अचानक काया पलट से बौखला कर उसने पूरी कुव्वत से ब्रेक दबा दिए। उसी लम्हे खालिद के जहन ने कंप्यूटर की तरह काम किया और उसका मुक्का पूरी कुव्वत से ड्राइवर की गद्दी पर पड़ा और ड्राइवर एक साइड पर लुढ़क गया। कार का तवाज़ुन खराब तो ज़रूर हुआ, मगर वो चूँकि पहले ही ब्रेक लगा चुका था, इसलिए कार घूमती हुई रुक गई। खालिद ने बड़ी फुर्ती से ड्राइवर को घसीट कर एक तरफ किया और खुद कूद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार को दोबारा इंतहाई रफ्तार से भगा दिया। अब उसे खतरा था कि ड्राइवर कहीं जल्दी होश में ना आ जाए। चनाचे उसने एक हाथ से कार के स्टीयरिंग को संभाला, दूसरे हाथ से साइड का दरवाज़ा खोल दिया। कार की स्पीड की वजह से पूरी तरह दरवाज़ा खुल नहीं सकता था। खालिद ने सीट पर पड़े हुए बेहोश ड्राइवर को अपने हाथ से दरवाजे की तरफ धकेल दिया। बेहोश ड्राइवर के जिस्म के दबाव से कार का दरवाज़ा खुला। फिर खालिद ने पूरी कुव्वत से उसके जिस्म को धकेल दिया और दूसरे लम्हे बेहोश ड्राइवर का जिस्म खुले हुए दरवाजे से बाहर जा गिरा। कार का तवाज़ुन एक बार फिर ख़राब होने लगा, मगर खालिद ने बड़ी फुर्ती से संभाल लिया। अब दूर दूर तक ऐसा कोई आदमी नहीं था जो कार को रोक सके। उसने मुड़कर देखा तो दोनों बैग अब भी पिछली सीट के कोने पर पड़े थे। उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। वो अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो गया। उसने अपने मुल्क का फार्मूला दुश्मन के हाथ नहीं जाने दिया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जितनी जल्दी वो उस कार से छुटकारा पा ले उतना अच्छा है। सड़क की दोनों साइडों में खेतों का सिलसिला तवील था। उसने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसे खेत में डाल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कार रोकी, फिर बड़ी फुर्ती से बाहर निकल आया। पिछली साइड का दरवाज़ा खोलकर उसने बेहोश जफ़र को भी बाहर खींचा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने वो दोनों बैग भी घसीट लिया। अब मसला था ज़फ़र को होश में लाने का। उसने उसे बार बार झंझोड़ा, मगर ज़फ़र को अनजानी दुनिया में कहीं दूर तक जा चुका था। आहट झंझलाकर उसने भरपूर पूरी कुव्वत से ज़फ़र के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया और नतीजा उसकी तवक्का के खिलाफ हुआ। ज़ोरदार थप्पड़ ने ज़फ़र के असाब को झंझला दिया और वो होश में आने लग गया। ये तरकीब कामयाब होती देखकर उसने कार लगातार 2-3 थप्पड़ कसकर ज़फ़र को लगा दिए और दूसरे लम्हे ज़फ़र पागलों की तरह उठ बैठा। मारो मारो मुझे मारो, लानत ऐसी हुब्बुल वतनी पर मार दो। ज़फ़र तेज़ी से चीख रहा था। शायद वो अभी तक लाशऊरी कैफियत में था। ज़फ़र होश में आओ, मैं खालिद हूँ, होश में आओ ज़फ़र। खालिद ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। क्या खालिद हो? ज़फ़र का शोर बेदार हो गया और बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। जल्दी करो, किसी भी वक्त हम पकड़े जा सकते हैं, खालिद ने उसे कहा और फिर तेज़ी से बैग खोलने लगा, मगर बैग्स में ताले लगे थे। उस झंझलाहट के आलम में इधर उधर देखा, फिर उसे करीब एक पत्थर नज़र आया। उसने तोड़कर पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से ताले तोड़ने लगा। उसकी देखा देखी ज़फ़र ने भी ऐसा ही किया और उसने एक पत्थर उठाया और फिर वो भी दूसरे लम्हे बैग के ताले तोड़ने में मसरूफ़ हो गया। मगर ताले भी ना जाने किस हड्डी के बने थे कि टूटने में ही नहीं आ रहे थे और वो दोनों इस काम में इतने महव हो गए कि उन्हें गर्दोपेश का ख्याल ही ना रहा। उनके ज़हन में बस यही एक जुनून था कि किसी तरह ये ताले टूट जाएं। फिर खालिद के बैग के ताले टूटने की आवाज़ सुनाई दी और उसने बैग का ढकना खोला और उसमें एक फ़ाइल मौजूद थे। उसी लम्हे ज़फ़र के बैग के ताले भी टूट गए। उसने बैग खोला तो उसमें भी एक फ़ाइल थी। जल्दी करो ज़फ़र, खालिद ने अपने बैग से फ़ाइल उठाते हुए कहा। हैंड्स अप, खबरदार अगर हरकत की। अचानक उनके कानों में एक रहत आवाज़ सुनाई दी। वो राइफलों की जद में थे और सड़क पर एक पुलिस वैगन मौजूद थी। अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। ड्राइविंग सीट पर मौजूद बैठे हुए आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, काफ़ी वक्त हो गया, ज़रूर कहीं गड़बड़ हो गई है। पिछली सीट पर बैठे हुए एक फरबा अंदाम आदमी ने जवाब दिया। क्या ख्याल है, जाकर चेक किया जाए? ड्राइवर ने राय तलब की। नहीं, अगर गड़बड़ हुई तो वो खुद ही काशन देंगे, पिछली सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। से पहले कि ड्राइवर कोई जवाब देता, कार में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंज उठी। ड्राइवर ने तेज़ी से डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया और दूसरे लम्हे सीटी की बजाय एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो 11 स्पीकिंग ओवर, येस ऑपरेशन इंचार्ज स्पीकिंग, दिस एंड ओवर। ड्राइवर ने जवाब दिया। बॉस, मैं सख्त ज़ख्मी हूँ। वो दोनों लड़के कार और बैग लेकर निकल गए। वो ईगल बैच की तरफ जा रहे हैं। ओवर। नंबर 11 ने कहा, जिसका लहजा बेहद घबराया हुआ था। ये कैसे हुआ? ओवर। ड्राइवर चीख कर बोला। बॉस, कार हमारे पीछे है। और पिछली नशीस पर बैठे हुए आदमी ने आगे बढ़कर डैशबोर्ड का बटन दबा दिया और राब्ता ख़त्म हो गया। ये वक्त तफसील का नहीं, जल्दी ईगल बैच चलो, हमें हर वक्त पर उन्हें पहुंचकर पकड़ना है, उसने तेज़ लहजे में कहा। और ड्राइवर ने सर हिलाकर कार आगे बढ़ा दी। चंद ही लम्हों बाद कार इंतहाई रफ्तार से सड़क पर भागती हुई चली जा रही थी। बॉस, मैं शदीद ज़ख्मी हूँ, हमारी कार तबाह हो गई है। माथर पार्टी स्या कार में उन दोनों गैर मुल्कियों और बैग समेत अगली बैच की तरफ ले गई है। ओवर। डूबते हुए लहजे में दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कितना वक्त हुआ है उन्हें गए हुए? ओवर। बॉस ने ज़ोर से चीखते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ से खामोशी रही। बोलने वाला या तो बेहोश हो चुका था या ज़िंदगी से नाता तोड़ चुका था। लहीम शहीम आदमी ने बड़े तशवीश ज़दा अंदाज में ट्रांसमीटर का स्विच ऑन किया। फिर उसने तेज़ी से नाप घुमाकर फ्रीक्वेंसी तब्दील करना शुरू कर दी। फिर उसने एक बटन दबाया और तेज़ लहजे में बोलने लगा। हेलो बॉस, स्पीकिंग 3, हेलो ओवर।
यस नंबर 3 स्पीकिंग बॉस ओवर। दूसरी तरफ से नंबर 3 की आवाज़ सुनाई दी। अभी अभी नंबर 11 की रिपोर्ट आई है। माथर पार्टी फार्मूला और रॉयल मिल की लड़कों को लेकर ईगल बैच की तरफ गई है। फ़ौरन इंचार्ज सेक्शन 36 को गिलेट करके ऑपरेशन का हुक्म दो। वो फार्मूला हर वक्त पर हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओवर, बॉस ने चीखते हुए कहा। मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है बॉस, मैंने 36 को ऑर्डर देते हुए कहा। उसने कारकर्दगी को कवर कर लिया है। ओवर। नंबर 3 ने जवाब दिया। ओके फार्मूला, मिलते ही मुझे फ़ौरन रिपोर्ट दो। ओवर एंड ऑल। बॉस ने जवाब दिया और फिर स्विच बंद करके वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। टोनी, तुम ये फाइलें उठाओ और तुम दोनों चलो कार में बैठो। तुमने हमें जो बेहद परेशान किया है। पुलिस ऑफिसर ने बैकवक्त सिपाही हालिद और जफ़र को हुक्म देते हुए कहा और फिर एक सिपाही ने बढ़कर नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई दोनों फाइलें उठा ली। हालिद और जफ़र ने राइफलों के निशानों पर सड़क पर खड़ी हुई पुलिस कार की तरफ बढ़ने लगे। आगे कहानी में जफ़र और हालिद के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए नैना वॉइस के साथ जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसके अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।